हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं तुम लोग? यार असाइनमेंट असाइनमेंट बनाते ही नहीं हो तुम लोग एकदम। ठीक है ना, सही से अटेंडेंस लगाते हो ना, असाइनमेंट बनाते हो। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? हम्म। ठीक है, अच्छे से बनाना है सारा चीज, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। सोच लो, बता दे रहा हूँ अभी। बात समझ में आ रही है? हाँ, असाइनमेंट जल्दी कंप्लीट करके सबमिट करना है, ठीक है ना? चल, अच्छा, तो एक बात बताओ, हम लोगों ने कहाँ तक लास्ट क्लास पढ़े थे? तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे, मैं थोड़े ना सुन पाऊंगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। कैसे, कहाँ तक पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम लोग पॉइंट चार्ज निकाले थे, और फिर निकाले थे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। आया था बात समझ में? हाँ, चलो। अब हम लोग देखेंगे कि अब डिफरेंट टाइप के बॉडीज लेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम लेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक, बात आ रहा है समझ में? हाँ, जैसे मान लो मान लो मान लो कि हमने एक, हमारे पास एक एक्सिस है ऐसे, ठीक है। गौर से देखना, ये वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है, बट कूलम्स लॉ में जैसे पढ़े थे वैसा ही इसे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमने यहां पे एक क्यू चार्ज लिया। कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। ठीक है, यहां पे क्यू चार्ज लिया, बड़ा वाला क्यू लिखते हैं ताकि ए और क्यू अलग अलग ना लगे। ठीक है, क्यू इतने डिस्टेंस में, ए डिस्टेंस में, उसके जस्ट नीचे उतना ही डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिए। दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिए, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। बात समझ में आ रही? हाँ, अब देखो, तुमसे ये बोला गया कि इसके कारण एक पॉइंट है पी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये निकालना है। सवाल आया समझ में? फिर से सुनो, हमारे पास दो चार्ज हैं, एक क्यू दूसरा क्यू, दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? 2a। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? 2a, ठीक है। तो अब 2a वो कैसे हैं? एक एक्सिस है, उसके a डिस्टेंस पे इधर है, और उसके नीचे a डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक। हाँ, अभी यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, एक r डिस्टेंस पे क्या है? पॉइंट P है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मैं जो इसमें कंसेप्ट बताने वाला हूं वो गौर करने वाला होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक। जैसे देखो, चलो भैया, ये A है, ये R है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बोलो? यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट होगा, ठीक। अब सोच के देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा? क्या होगा? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होगा, ठीक। आ रही बात समझ में? याद है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर होता था, आउटवर्ड होता था, ठीक। नेगेटिव होता तो किधर होता? इधर, ठीक। हाँ, अब सोचो कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। तो इधर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर हो जाएगा E cos थीटा। इधर कितना हो जाएगा? E cos थीटा होगा, होगा। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब इधर कितना होगा? इधर होगा E sin थीटा। इधर कितना होगा? E sin थीटा। बात समझ में आया? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पॉइंट P याद रहेगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक। क्या ये भी पॉइंट चार्ज है? इसके कारण भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा। कैसे? सुपरपोजिशन थ्योरम। हाँ या ना, सुपरपोजिशन थ्योरम बताए थे ना, एक से ज्यादा चार्जेस है तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम कर दो, बात खत्म। आई बात समझ में? हाँ, चल। ये देखो भैया, इस क्यू चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर होगा। ये कितना होगा, ये भी ई ही होगा। डिस्टेंस ये कितना होगा, ये भी उतना ही होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, हाँ सोचो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, हाँ या ना, क्योंकि ये भी आर है ये भी ए है, तो ये थीटा माने तो ये भी थीटा होगा। हाँ ठीक, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जिसको हम लोग ई कॉस थीटा बोलेंगे, और इसके परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान से देखो। इस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो हमारा कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा। इधर भी, इधर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। सिमिलरली ई भी क्यू है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इसका मतलब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई। ठीक है, इधर क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव होता तो इस डायरेक्शन में होता। ठीक, हाँ ये भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। ये तो था, हमने कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले ई लिखो। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होगी बताओ तो, ई की वैल्यू क्या होगी, या हम लोग लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis, along x axis, इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis। आई बात समझ में, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis। ठीक है, तो x axis में सबसे पहले हमें E निकालना है। ठीक है, होता तो E cos थीटा है x axis की ओर, तो हम पहले E की वैल्यू निकालेंगे, या डायरेक्ट लिख दो Ex इज इक्वल्स टू E cos थीटा, लिख देते हैं, छोड़। ठीक, अब यहां पे E की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, के क्यू, क्यू कितना है, क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है, मतलब 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है। अच्छा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से कितना लिख सकते हैं बोलो, कॉस थीटा कितना होता है, b बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है, b बाय एच। तो अगर ये थीटा है तो b कौन सा हो गया, r, और h क्या हो गया, ये। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिए सर, यहाँ तो लगाए ही नहीं, ये तो गजब हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे b बाय एच है। बात समझ में आ रहा है, हाँ इसीलिए हमने यहाँ पे, इतना तो समझ में आता होगा यार, है कि नहीं, हाँ इधर देखो, हो गया, चलो हो गया, खत्म। ये कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। ओके, कितना हो जाएगा, क्यू आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 along x एक्सिस। ठीक है, अगर इसको वेक्टर तरीके से लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस इज इक्वल्स टू आई कैप लगा दो, खत्म। हमने बताया था ना, आई कैप along x एक्सिस आता ही होगा। चल, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, मजा आया, एक्स एक्सिस में निकालिए। अब अगर तुम्हें कोई वाई एक्सिस पूछ दे तो तुम क्या करोगे, वाई एक्सिस पूछ दे, ओके। अच्छा, एक चीज और रह गई, बोलो क्या, एक्स एक्सिस में दो है, दो वैल्यूज है, ई कॉस थीटा और ये भी ई कॉस थीटा, यानी क्या हमको इसको दो बार लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो दो बार लिखने से अच्छा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते भैया, बात खत्म। तो यहाँ पे ये 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये भैया यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2Q R इतना। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ओके,
अगर तुमसे ये पूछा गया कि भैया बताओ वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अरे बंधु इधर देखो, ई साइन थीटा क्या इक्वल मैग्नीट्यूड है इक्वल मैग्नीट्यूड है। क्या अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन हुआ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो क्या एक दूसरे को लड़ मार कट खाएंगे क्या नहीं। अगर हम बोले कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस वो कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो। कैसे लिखोगे इसको, अलोंग वाई एक्सिस the component of electric field are equal and opposite, so they will cancel each other। ठीक है, मेरे शब्दों को अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो, तो हमें एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, हमें एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अच्छा भैया चलो ठीक है, अगर यहां पे एक सवाल आता है, अब देखो ये स्पेशल केसेस है, ठीक है, ये लिख लिया ना, हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब सवाल आता है कि सर आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाला पॉइंट पी में, हमको यहां नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहां, ठीक है, यहां चाहिए। तो ठीक है भैया, एट इसको ओ पॉइंट देते हैं, एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ कौन सा है पता है ना, एट पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, पॉइंट ओ पे लेंगे तो क्या है, पॉइंट ओ पे लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी होगी आर की वैल्यू जीरो। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब अगर तुमको देखो वो कितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, देखो E इज इक्वल्स टू 2, या ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q r बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, क्या इतनी थी। ठीक, एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लड्डू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लड्डू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, सिंपल। ठीक, अच्छा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो जीरो मिल गया। अगर बोला जाए इनफाइनाइट पे निकालो, तो क्या बोला जाए कि भैया इनफाइनाइट पे निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, निकाल लेते हैं इनफाइनाइट पे। ओके, इनफाइनाइट कहां पे, इनफाइनाइट। दूसरा केस एट इंफिनिटी, इंफिनिटी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, बस। हाँ, इंफिनिटी पे आर की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन जीरो आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन क्या आएगी, जीरो। ओके, आई बात समझ में, पुट करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। सिंपल है, आर को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आर की सॉरी ई की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, कितना मिलेगी बोलो, जीरो। कितना मिलेगी, जीरो। ठीक, चलो, तो अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट पे जीरो मिली, ठीक है, अगर ई की वैल्यू इनफाइनाइट पे जीरो मिली और सेंटर पे भी जीरो है, सेंटर कहने का मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से बढ़ेगा फिर घटेगा, जीरो से बढ़ेगा मतलब सेंटर से दूर जाएंगे तो बढ़ेगा और इनफाइनाइट तक जाते जाते घट जाएगा। ठीक है भैया, घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ये बीच में मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, कहीं ये बीच में मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जीरो से इनफाइनाइट गया तो इसका मतलब बीच में कहीं तो सबसे ज्यादा हुआ होगा तभी तो घटा होगा। हाँ या ना, ये ऐसा तो नहीं हो सकता जीरो है यहाँ पे इनफाइनाइट पे भी जीरो होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल इसमें आता है कि भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्या निकालिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या निकालना है,
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने क्या कंडीशन बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने कंडीशन बताया था कि भैया ये जो डी ई एक्स है, अगर उसको, ये आर है ना, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, हाँ या ना, इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम द डेरिवेटिव ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर शुड बी 0। ओके, हो गया खत्म। अब देखो 0 होगा, अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट कितनी थी वैल्यू की, 1/4 को के रख दूं, चल के क्यू, ठीक है, एक आर था, है ना, एक आर था, तो डी बाय डी आर, यहां पे आर, ठीक है, और यहां पे क्या था, क्या था, बोलो बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, 0, और एक 2 भी था, ठीक है, एक 2 भी था, इसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, 0, ये सब कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन यहां पे करना है, ठीक है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक, देख लो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा था यहाँ पे, ठीक है, हाँ, अब देखो, अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे, क्या ये u बाई वी के टर्म में है, और u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, बोलो, u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, यहाँ पे लिखें क्या, हाँ एक बार तो लिख ही सकते हैं, चलो इधर ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, चलो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारा क्या रह गया, 2k³ रह गया। अब इसको u बाई वी के टर्म में करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो r का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, तो हमको बचेगा यही, तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, फिर माइनस साइन आता है, फिर अब इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, r को कांस्टेंट रखे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इधर देखो मैं इधर कर देता हूं, वहां जगह नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, देखो किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे 3/2, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो सबसे पहले पावर का होगा 3/2 a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाता था, n-1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो बच गया इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो a तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, इसका कितना हो जाएगा 2r, इसका कितना हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2r, बहुत ध्यान से देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक, तो हमको कितना बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बच गया, एक r पहले से है और एक a वाला, ये वाला r, ठीक है, तो r स्क्वायर हो गया, ठीक है, r स्क्वायर, और वहां पे 3 था, तो क्या इसको 3r स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आया बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बस सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, हमने इस r को यहां से, जो r कांस्टेंट था ये किधर गया, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर स्क्वायर हो गया, 3 पहले से ही था, 3r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमने उसको रख दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो इतना इक्वल्स टू क्या होगा, 0, इतना इक्वल्स टू 0 होगा। अब बहुत ध्यान से अगर तुम देखो तो इन सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये तो ऑटोमेटिक 0 हो जाना है, ये उधर जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक, हमारे पास फिर बचेगा क्या, ये वाला टर्म, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस 3r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
0। ठीक, इतना बचा। चलो भाई, अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या ये प्लस हो जाएगा क्या? ठीक है, मतलब 0 के उस साइड ले गए, तुमको 2 स्टेप में लिखना है ये चीज, ठीक है। अब हमने इसको उधर ले गए तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया। ठीक, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो हमारे पास एक 3/2 इधर है और इधर क्या है तुम्हारा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको जब कैंसिल करेंगे, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं ना, डिफरेंशिएशन सही किया हूं, 3/2। हाँ 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 हाँ, ये रूट बच जाएगा, सॉरी, ये 1/2 बचेगा। 3/2 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। सॉरी, कुछ नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। अब इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, कितना हमारे पास इधर, इधर सिंपल बचेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, और इधर कितना बचा, 3r स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर हो सकता है कि तुमको कभी थोड़ी दिक्कत आए तो उसको तुम खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना। बस ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की दिक्कत होती है, तो हो सकती है, ठीक है। चलो, अब देखो, बहुत ध्यान से देखो कि इस आर स्क्वायर को उधर ले गए तो इस इधर क्या बचा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए बाई √2, प्लस माइनस ए बाय √2। ठीक है, इसका मतलब है कि R की वैल्यू a बाय √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। R की वैल्यू a बाय √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। हाँ, तो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना निकालेंगे, बोलो। अब हम R की जगह पे क्या रखेंगे, a बाय √2, ठीक है। तो E मैक्स क्या हो जाएगा, के क्यू आर, आर की जगह पे क्या रखेंगे, ए बाय √2। ये प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर भी क्या कहते हैं, ए बाय √2 पे मैक्सिमम होगा और इसके इस साइड भी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में भी ए बाय √2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। बात समझ में आई, हाँ, चल, बहुत बढ़िया। ओके, एक 2 छूट रहा है, बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय 2 पे पावर 3/2। ठीक, पे पावर 3/2। चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्या बच गया यहाँ पे, 2k³ a बाय √2। यहां पे देखो, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, 3a² बाय 2 का 3/2। अच्छा, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो, सबसे पहले देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां पे देखो, इसको 1 रहने दो और इसको ऐसे लिखो, 3a² बाय 2 का 1/2। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3/2 को 1 इंटू 1/2, तो कितना, 1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3/2। सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा, देखो, अच्छा, अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर भी √2 है, क्योंकि ये पूरे पे रूट है ना, तो यहां पर भी √2 है। तो इसका मतलब हो गया, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बचा 3, यहां पे कितना बचा, 3, और ये 2 ऊपर जाकर के 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, 4, ये 2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, 4। तो हमारे पास कितना बचा वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास वैल्यू बचा, इस √2 ने इस √2 को काटा और ये √2 ऊपर, ये 2 ऊपर चला गया,
तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 4k³ a बाय कितना बचा यहाँ पे 3 इसका, और यहाँ पे a², ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा √3 और √3a, ठीक। अब इस a ने इस a को कैंसिल कर दिया, इस a ने इस a को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा फाइनली देखो 4³ ठीक है बाय, अब यहाँ k की वैल्यू रख देता हूं मैं 4πε0, 1/4πε0 k की वैल्यू होती है। यहाँ पे कितना बचा 3√3a², ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको और इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो E max की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी q बाय यहाँ पे 3√3πε0 a², ये हो गई तुम्हारी E max की वैल्यू, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये क्या हो गई तुम्हारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया है, ए की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दिया है, ठीक। अच्छे से कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। चलो ये हो, ठीक। अब इसी केस में तुमसे ये पूछा जा सकता है, समझ में आया तो ये आ गया ना, हाँ। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि भैया यहां पे अगर हमने एक -q चार्ज रख दिया, क्या रख दिया -q चार्ज, तो उस पे फोर्स बताओ और उसका डायरेक्शन बताओ, ठीक है। उस पे फोर्स बताओ और उसका डायरेक्शन बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू E, तो Q है ये, और E की वैल्यू हमें पता है कितना है 2k³, ठीक है 2k³, और एक Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू R बाय कितना हो जाएगा बोलो a² प्लस r² पे 3/2। नहीं आया समझ में, बोलो आया। ये फॉर्मूला कहां से लिखे, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। तो यहां से F इज इक्वल्स टू Q इंटू लिख सकते हैं, ठीक। तो वही मैंने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी निकाला हमने, ये मैक्सिमम है, इस पे नहीं जाना, ठीक है। अब देखो ये -q चार्ज है, इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स भी उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। बात समझ में आया, हाँ, ठीक। अगर तुमसे मैक्सिमम फोर्स पूछ देता तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q कर देते, तो ये क्या निकल जाता मैक्सिमम फोर्स, ये क्या निकल जाता मैक्सिमम फोर्स, ठीक। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें तुमको बोलेगा कि पहले बताओ अगर यहाँ पे -q चार्ज रखे हैं, अगर यहाँ पे -q चार्ज रखे हैं, ठीक है, और ये जो r है, ठीक है, ये r बहुत छोटा है, a के रिस्पेक्ट में ये r बहुत छोटा है, तो यह सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि अगर हमने इस -q को यहाँ पे रख दिया तो फोर्स तो 0 हो जाना है, हाँ या ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या होगा 0, फोर्स क्या होगा 0। चलो भाई फोर्स अगर 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बोलो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सोचो स्टेबल कैसे है, अगर तुम इसको चार्ज को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, हाँ या ना, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर जा रहा है जहां पे नेट फोर्स 0 है जा रहा है। इसका मतलब ऐसे सिचुएशन कब होता है जब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल होता है, तब ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक। सोच के देखो अगर इधर थोड़ा बढ़ा दो तब भी तो उतना ही होगा तब भी क्या होगा उतना ही होगा, वैसे ही लगेगा, क्योंकि इधर अगर -q चार्ज रखेंगे तब भी फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि अगर हमने चार्ज को इधर रखा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इधर, और फोर्स किधर लगेगा इधर, क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, -q चार्ज, ठीक। क्या चार्ज है -q चार्ज, बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है ना मेरे बात, हाँ
चलो इधर देखो। हाँ ठीक है, ये चीज है, बात समझ में आया। हाँ तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बात आती है कि ठीक है तो टाइम पीरियड निकाल दो अगर एसएचएम हो रहा है तो। अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें और बोला कि एसएचएम हो रहा है तो टाइम पीरियड निकाल दो, तो बोला ठीक है भैया निकाल देते हैं ना, उसमें क्या है, उसमें क्या है, क्या है उसमें, निकाल देते हैं एसएचएम। ठीक है, टाइम पीरियड निकाल देते हैं। ठीक है तो चलो निकालते हैं। फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा 2k³ r, इस r को थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, ठीक है, और एक क्यूब बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, बोलो कितना हो जाएगा, a² प्लस r², 3/2, क्या इतना होगा, होगा। और चूंकि ये माइनस क्यू चार्ज है तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। माइनस किस लिए, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। माइनस किस लिए आता है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। बात समझ में आई, हाँ माइनस क्यू। अच्छा फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर मास m इज द मास ऑफ द चार्ज। जो चार्ज हमने यहाँ पे पुट किया है इस q, इसका मास कितना है m, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बाय m, ठीक है, बाय m। क्या ये वही वाला फॉर्मूला आ गया, देखो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यही वाला फॉर्मूला आ गया। और यही एसएचएम का कंडीशन होता है, यही एसएचएम का कंडीशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये जो पार्ट है वो हमारा क्या है, बोलो क्या है, क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे आर भी तो है, यहाँ पे आर भी तो है, तो गड़बड़ कर रहा है ना कुछ। हाँ तो हमने क्या कंडीशन लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है कि भैया ए जो है वो आर से बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब वो ये हो गया कि a² प्लस r² इज नियरली इक्वल्स टू a², होगा, होगा। इसका मतलब a हो गया क्या, -2k³ बाय, यहां पे क्या लिख सकते हैं, a² करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² इंटू 3/2, a² पे पावर 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a² इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a³। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ma³ इंटू r, हो गया। बस ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या नहीं दिख रहा है क्या, देखो अब दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है ये, ठीक है। ये हमारा टर्म क्या हो गया, ये वाला जो टर्म हो गया ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, यहां से देखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2k³ बाय ma³, ठीक है, ma³, ये हो गई। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/t। तो 2π/t कितना हो गया, 2k³ बाय ma³, ठीक है, ma³। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर था ना, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इसका रूट, तो ये पूरा रूट में आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, बोलो 1 बाय, सॉरी ऐसे टाइम पीरियड, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2π इंटू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ma³ बाय 2k³, ये आ जाएगा। टाइम पीरियड तुम्हारा ये आ गया। आई बात समझ में, ये तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। बात समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, बोलो। ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज हमने सही किया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भैया वेरिएशन बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बता दो विथ आर, आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या हो, ये बताना है, ठीक है ना। तो बता देते हैं ना भैया, आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ठीक है। या लिखो यहाँ पे नेक्स्ट है ग्राफ, ग्राफ
बिटवीन ई एंड आर। ठीक है, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में ग्राफ। तो वो ई और आर के बीच में ग्राफ क्या होगा, सोचो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस आर है और ये माइनस आर है। ठीक, तो हमें क्या पता है, सेंटर पे आर इज इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है और इनफाइनाइट तक क्या होता है, 0 होता है। यानी इसका ऐसे बढ़ेगा और ऐसे घटेगा। सिमिलरली नेगेटिव में क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये ऐसे घटेगा और फिर बढ़ेगा। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, -a/√2, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, +a/√2। ये भी हमारा Emax कहलाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा Emax कहलाएगा। ठीक है, बस ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। बात आई समझ में, ये वेरिएशन। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। एक और क्वेश्चन बताऊंगा, सेम सारा चीज आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इतने एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सारा चीज इसमें इंट्रोड्यूस रहता है। ठीक है, एसएचएम भी, इक्विलिब्रियम भी, सारा चीज इंट्रोड्यूस रहता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि डायरेक्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, हमारा काम खत्म, ऐसा हम नहीं सोच सकते। बात समझ में आया। ठीक है, अब और कैसे सवाल आ सकते हैं इसमें। ठीक है, हालांकि इतना आएगा नहीं, बट फिर भी देख लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो कैसे आएगा, देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब सबका साइड जो है वो सब साइड इक्वल है, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है। तो तुमसे पूछा गया किसी एक डिस्टेंस पे कि भैया बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ट्रायंगल है और इसके ऊपर में सेंट्रॉइड जो होता है ना, उसके ऊपर में तुमसे पूछा गया कि वहां से आर डिस्टेंस में, मतलब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहां से जो आर डिस्टेंस होगा, यहां से ये वाला। ठीक है, तो यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो करना कुछ नहीं है, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है। तो ये किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसका एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट कितना ले लेंगे, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके कारण भी इतना ही होगा, इसके कारण भी इतना ही होगा। ठीक है, सेम वैल्यू होगी, इसके कारण भी सेम वैल्यू होगी। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू ई कॉस थीटा, 3 इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, ई की वैल्यू बस निकाल के पुट कर देना। ठीक, अगर 4 चार्जेस हो गए तब भी हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, 5 हो जाए तो। लेकिन इसमें सिमेट्री का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्या रखना पड़ता है ध्यान, सिमेट्री का। ये सिमेट्री होना चाहिए, तभी हम इतना रख सकते हैं। सोचो यहाँ पे एक Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे तुम सवाल बना सकते हो अगर थोड़ा सा भी अक्ल लगाए तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या हो सकता है, ऐसे ये तो पॉइंट वाला निकाल लिए। ठीक है, पॉइंट वाला निकाल लिए, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। आगे हमारे पास क्या, आगे हमारे पास क्या हो सकता है, और तो हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए इसके लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पता होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हालांकि तुम ये जानते हो, मैंने तुम्हें ये बताया है, चार्ज नहीं बताया है बट मास बताया है। तो मास और चार्ज हम दोनों को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। लैम्डा पहले होता है लीनियर, LINEAR, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी।
इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय L, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, चार्ज पर चार्ज बाय लेंथ, सिंपल, चार्ज बाय लेंथ, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आता है सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और सिंपली एरिया बाय, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया और सरफेस एरिया, ठीक है। इसको सिग्मा से नोट करते हैं, ये क्या है, सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम डेंस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ये याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं, रो। तो ये रो इज इक्वल्स टू होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमें यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सारी चीजों का हम लोग यूज करेंगे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम, ठीक है, या सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है। याद करना, ये सिंपल है, याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मास में हम लोग करते थे ना, याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग मास का, मास में यूज करते थे, है ना। हाँ, तो पहला जो हम लोग सवाल लेंगे वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, ईएफ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ बोले हैं, जीएफ नहीं, ठीक है, इधर ध्यान दो, ईएफ, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, ठीक है, बात समझ में आई, हाँ। अब इधर ध्यान दो, हम एक रिंग लेंगे, क्या लेंगे, रिंग, ठीक है। ये रिंग दिख रहा है कि पैराबोला टाइप का कुछ दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है, रिंग, ये रिंग है, क्या है ये, रिंग, ठीक है। रिंग को कैसे लिए हैं, ऐसे देखो, तुम देख रहे हो, ऐसे रिंग को नहीं लिए, ठीक है। इस सोचो, ये जो रिंग है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हैं, ठीक है, तो कैसा सिचुएशन आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा, मेरे पास वो है नहीं तो मैं दिखाता, ठीक है। ये रिंग ऐसा हो गया, तुम सोचो ये, ठीक है, एरियल वेक्टर तुम्हारे तरफ है, तो हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर, और इसकी रेडियस कितनी है, ए, इसकी रेडियस कितनी है, ए। इस पे मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज है Q, इस पे क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और इसकी चार्ज कितनी है, Q, इसकी चार्ज कितनी है, Q, ठीक, ठीक। और इससे r डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, इसके एक्सिस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट को मिटाना पड़ेगा, भी इस P को मिटाना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सवाल समझ में आया, सवाल क्या है हमारा, कि हमारे पास एक रिंग है जिसपे चार्ज Q है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण पे हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, ऐसे चीजों के लिए डायरेक्ट लिख दे, क्या, KQ/R², नहीं लिख सकते ऐसा, ऐसा कूलम्स लॉ याद करो, हमने एक रॉड के कारण निकाला था, क्या उसमें डायरेक्ट लिख सकते थे, नहीं। हमने क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, तो ठीक है, एक एलिमेंट यहां ले लिए, तुम बोलोगे सर वहीं का है लिए, किताब में लिखा हुआ रहता है इसीलिए, क्या नहीं, कहीं पर भी लो बार एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि
हमारा रिंग ऐसा है, देखो हमारा रिंग ऐसा है और ये तुम्हारी तरफ है, ठीक है, ऐसे। अगर इसी चीज को हम ऐसे घुमा दें तो तुमको ये रिंग ऐसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, बात बराबर होने वाला है, ठीक है। हाँ, इधर ध्यान दो। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया भैया dx। क्या ले लिया? dx। ठीक है, एलिमेंट ले लिया क्या? dx। तो सबसे पहले जो लिखेंगे, चार्ज ऑन द एलिमेंट, ठीक है, dq। dq क्या लिखेंगे? dq। वो कितना होगा? वो होगा लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इंटू dx। ये लैम्डा क्या है? लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा की वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगी? q बाय 2 पाई a। q बाय 2 पाई, क्योंकि चार्ज, टोटल चार्ज कितना है? q, ठीक है। और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? 2 पाई a। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई a। बात समझ में आ रहा है? और ये dx, ठीक है, ये कितना हो गया? dx। हम डायरेक्ट dq भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? dq भी लिख सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो ये देख लो पहले, ठीक। अच्छा, अब ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम इसे। इसे हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका होगा dE, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इधर होगा dE, ठीक है। ये कितना हो गया? dE। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? dE cos थीटा। ये कितना हो जाएगा? dE cos थीटा। इधर कितना हो जाएगा? dE sin थीटा। कितना हो जाएगा? dE sin थीटा, ठीक है। अच्छा, चल, अब अगर बहुत ध्यान से देखो, अभी बता देता हूं या रहने दो, ठीक है। नाउ लिखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ड्यू टू चार्ज dq। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? dE वो हो जाएगा k dq बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? बोलो। ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। वही वाला काम आ रहा है, देखो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक। ठीक, इतनी हो गई, ठीक। तुम चाहो तो dq की वैल्यू रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो नहीं रखते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। ये बड़ा क्यों लिए थे, या रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं, है ना। रख देता हूं, चलो। कितना हो गया? k dq की वैल्यू कितनी है? q बाय 2 पाई a। 2 पाई a कितना हो जाएगा? बोलो। 2 पाई a, और यहां पे रह गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और एक तुम्हारा यहाँ पे dx हो गया, ठीक। इतनी हो गई। इतनी सी बात समझ में आई? हाँ, इतनी सी बात समझ में आया होगा, क्योंकि तुमने ये सारा चीज पहले भी किया है, ठीक है। इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास। अब देखो, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यहां पे देखो, अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो क्या इसको dEx लिख सकते हैं? और dEx कितना हो जाएगा? dE cos थीटा। dE cos थीटा हो जाएगा। अब d की वैल्यू तो हमें पता है, k क्यूब dx बाय 2 पाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहां पे रख दूं डायरेक्ट, क्या ये कितना हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा r, ये थीटा है ना, d बाय h। तो r बाय कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे हाफ, ठीक है, रूट। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? बोलो, 3/2। यानी अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, ये r dx, ये 3/2। क्या वही एक्सप्रेशन आ रहा है? लगभग लगभग अभी और आएगा, वही आएगा। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा?
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक, इसमें लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक, जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीई एक्स का, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीई एक्स का। ठीक है, तो चलो भाई डीई एक्स है, अब यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो ये डीई एक्स है हमारा, तो ई एक्स इतना हो गया, एक्स लिख देते हैं, क्या कहते हैं, एल एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, ई एक्स हो गया, इंटीग्रेशन लगा दो जीरो से 2 पाई ए। ठीक है, और एक हमारा आर आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हाँ, अब सोच के देखो, क्या इसमें आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बोलो क्यों, क्योंकि हम एक फाइनाइट डिस्टेंस लिए है ना, और रेडियस तो कांस्टेंट ही होगा, तो फाइनाइट डिस्टेंस के लिए ए भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है, एक्स, dx, क्या वेरी कर रहा है, dx। तो dx का इंटीग्रेशन सिर्फ होगा और बाकी सारे चीज कांस्टेंट होगी। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और x में अगर हम लिमिट रखेंगे 2 पाई a से a तक, तो क्या आएगा 2 पाई a। ठीक है, जैसे dx का इंटीग्रेशन किए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है लिखना पड़ेगा, मैं इसलिए यहां पर लिख देता हूं, 0 से 2 पाई a, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, क्या रखेंगे, 0 से 2 पाई a, अब यहां पे वैल्यू पुट करो, 2 पाई a माइनस 0, बचेगा क्या 2 पाई a। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख दे क्या, k क्यूब r बाय 2 पाई a इंटू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई a। इस 2 पाई ने इस 2 पाई को कैंसिल कर दिया, इस 2 पाई ने इस 2 पाई को कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या बचा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, along x एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, वो बचा हमारा कितना, k की वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यूब r बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे 3/2, ये हो गया x एक्सिस की। अगर तुम चाहो वेक्टर के टर्म में लिखना तो इसको i कैप लिख दो, इसको ये लगा दो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, हाँ, अच्छा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, अब सोच के देखो कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। मतलब ये जो रिंग है इसका एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर नहीं पता होगा ना, तो सरफेस मान लो उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, अच्छा, वाई एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो, अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट में हम एक कंपोनेंट और ले सकते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण ये थीटा हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक, हमने इसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट को कंसिडर किया है, इसके अपोजिट वाला पार्ट को कंसिडर किया। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या लिखेंगे कि द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई साइन थीटा along y-axis are equal and opposite, so they will cancel each other and we will get the electric field along y-axis is 0. Electric field along y-axis is 0. This means what? Ey is equals to 0. Ey is equals to 0. ठीक है, ये बेसिक सा चीज है,
बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? नहीं है डाउट? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ आगे देखते हैं, ठीक है। तुमसे इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सोचो सिंपल, सेंटर पे R इज इक्वल्स टू कितना होगा बोलो? ये R कितना होगा? 0। एट सेंटर R इज इक्वल्स टू 0, सो E इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0। E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। सिंपल सी बात है, E इज R इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, वैसे ही आ रहा ना जैसे पिछले बार आया था, ठीक है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट सोचो, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे E कितना हो जाएगा? 0। वही वाला केस है ना जो पिछले था, R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे E की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि हमको बीच में एक मैक्सिमम मिलेगा, हाँ या ना? तो वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा? वही वाला चीज है, देखो सारा चीज हम पिछले वाले सवाल के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। पिछले वाले सवाल जैसा ही है एकदम, सिर्फ तरीका बदला है, अंदाज अभी भी वही है। क्या क्या बोल दे रहा हूं, ठीक है। चलो इधर देखो, तरीका और अंदाज तो एक ही होता है ना। हाँ देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A बाय रूट 2 होगा। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, यानी dEx बाय dr इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा R की वैल्यू? इतनी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही आनी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही आनी है, निकाल लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सोचो कि यहां पे एक चार्ज रखते हैं माइनस क्यू, क्या चार्ज रखते हैं? माइनस क्यू। तो क्या फोर्स निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स निकल गया, हाँ या ना? निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि सेंटर पे भी फोर्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं 0। सेंटर पे भी फोर्स क्या हो जाएगा? 0। सोचो अगर फोर्स सेंटर पे 0 है तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है? माइनस क्यू चार्ज रखें, स्टेबल है या अनस्टेबल है? आंसर क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि सोचो इस माइनस चार्ज को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या फिर से ये सेंटर की ओर जाना चाहेगा? क्योंकि नेट फोर्स किधर, जैसे इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखे हैं। क्या कौन सा चार्ज रखे हैं? माइनस क्यू। मेरे बातों पे ध्यान देना है, मेरे बातों पे ध्यान देना। माइनस क्यू, प्लस क्यू रखते तो इधर चला जाता, ठीक है। प्लस क्यू, यहाँ पे देखो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों को समझ सकते हो। सोचो चाहे तुम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखो, माइनस क्यू चार्ज रखो, फोर्स तो 0 ही होना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स क्या होगा? 0। फोर्स क्या होगा? 0। बात समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब सोचो फोर्स 0 है तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से थोड़ा सा दूर रख दो तो ये एकदम इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर माइनस क्यू रखते हैं तो ये क्या करेगा? ये इसको अपने सेंटर की ओर खींचेगा, अपने सेंटर की ओर खींचेगा। तो सेंटर की ओर खींचेगा तो ये थोड़ा और दूर भागेगा खींचते खींचते। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सेंटर पे फोर्स 0 हो जा रहा है, वो स्प्रिंग वाला केस, खींचा फिर सेंटर पे आया तो क्या उसकी वेलोसिटी तो 0 नहीं रहेगी ना, फिर ये थोड़ा दूर चला जाएगा, फिर इधर से फोर्स लगेगा, तब भी तो फोर्स इधर ही लगने वाला है, पिछले वाला केस याद करो, ठीक है। तब इधर फोर्स लगेगा और इधर फोर्स लगेगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटर पे आएगा जाएगा, यानी एसएचएम करने वाला है ये, ठीक है। तो ठीक है भैया, एसएचएम करने वाला है तो तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, वही आएगा जो पिछले बार आया, टाइम पीरियड निकालना, ठीक। और वेरिएशन निकालना है, तो वेरिएशन जो ग्राफ बनाए थे ना पिछले बार वाला ये, ठीक है, ऐसा ही अब इस बार भी आना है, ठीक है। तो वो दोनों चीज इसमें बना लोगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसमें सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं वो चीज देखो, ट्राई करना कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं।
एक दो तीन, ठीक है। जैसे देखो कैसे सवाल हो सकते हैं इसमें, जैसे मान लो एक रिंग है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहां थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, पूरा चार्ज है प्लस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो क्या सेंटर पे फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं होगा। अब सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगा, इस पे चार्ज कितना है क्यू, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है ना, तो इतना पोर्शन बच जाएगा, यानी इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, तो कितना होगा ये निकालना है। ठीक, ये पहला सवाल है। सवाल आ रहा है समझ में कि मैं ऐसे चीज दे रहा हूं कुछ भी, ठीक है। ये छोड़ो, ये रहने दो, मैं इसको तुमको लिख के दे दूंगा, अभी जो मैं सवाल दे रहा हूं उसको देखो, ठीक है। जैसे हमारे पास होमवर्क, ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, इसके आर डिस्टेंस पे तुम्हें क्या निकालना है? फील्ड, ठीक है, ये प्लस चार्ज का, ठीक है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? तो और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, तो इस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक, बात समझ में? दूसरा क्या है सवाल तुम्हारे लिए, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, कैसा रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसे, ये भी यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली है, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा तुम जानते ही हो कि हम कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियस मान लो आर, रेडियस क्या मान लो? आर, ठीक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा है ये, क्वार्टर होगा, कैसा होगा? क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब जानते हो ना? अबे वो क्वार्टर नहीं यार, ये वाला क्वार्टर, इधर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर रिंग है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? आर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी निकाल, ठीक है। ये सारे सवाल तुमसे बनने चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे? वैसे एक छोटा सा पार्ट ले लो, बाकी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो तुम्हें ये बना के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे चीजों का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिलहाल तुम्हें ये सारा चीज ट्राई करना है, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।